નમસ્કાર, હું છું કૃષ્ણા અને આપ જોઈ રહ્યા છો ધ લોકસત્તા। રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે આરબીઆઈ દ્વારા આજે રેપો રેટમાં 0.50%નો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે। કોરોના કાળ બાદ આ સતત ત્રીજી વખત રેપો રેટમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે। આના કારણે લોન મોંઘી થઈ શકે છે તો ચોક્કસ છે, પરંતુ અર્થતંત્ર પર આનાથી શું ઇફેક્ટ આવશે એ પણ જાણવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આજે આ જ મુદ્દા ઉપર ઇન ડેપ્થ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના ઇકોનોમિક્સ પ્રોફેસર ડૉક્ટર જયંત કુમાર, અને આપણે તેમની સાથે ઓવર ધ કપલ ઓફ મિનિટ્સ આ પર્ટિક્યુલર मुद्दा पर इन डेप्थ चर्चा करीશું। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। जी जयंत सर, आपका स्वागत है द लोकसत्ता में। और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज आरबीआई ने 0.50% रेपो रेट बढ़ा दिया है। अब अगर इसे बहुत ही सरल भाषा में हम अपने व्यूअर्स को समझाना चाहे तो ये क्या है? कंट्रोल पॉलिसी के बहुत सारे पॉलिसीज के बहुत सारे मेजर्स होते हैं। सम आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड सम आर द क्वालिटेटिव मेजर्स। सब क्वालिटेट मतलब कोई क्वांटिटी से रिलेटेड है, कोई क्वालिटी और फ्लो से रिलेटेड है। आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं क्रेडिट का, और आप वॉल्यूम, क्रेडिट का जो वॉल्यूम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी वो ऐसा हो रहा है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स जिसमें बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो आता है, और आजकल बहुत पॉपुलर जो हो गया है वो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट है। और रेपो रेट इज़ दैट रेट इन विच द the lending from the RBI and reverse lending to the RBI are possible. So whenever the repo rate is taken as an identical as a leading rate, on the basis of which the commercial banks would adjust their own rates. So डायरेक्ट प्रभाव ये पड़ता है कि जब जब रेपो रेट बढ़ता है उसके कुछ दिन के बाद डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट्स भी बढ़ने लगते हैं। बिकॉज व्हेन द जब कॉमर्शियल बैंक्स को ही ज़्यादा रेट पे पैसे मिलेंगे या पैसे मिलने की संभावना होगी, तो क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक भी अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा, साथ साथ अपना डिपॉजिट रेट भी बढ़ाएगा, क्योंकि लेंडिंग रेट सिर्फ नहीं बढ़ता है, डिपॉजिट रेट भी बढ़ता है। तो और जिस तरह का इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को क्यों करना पड़ता है ऐसा? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को करना इसलिए पड़ता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब जब आता है, दबाव जब आता है इन्फ्लेशन का, तो उसको हटाने के लिए थोड़ा रेट को बढ़ाना पड़ता है, रेपो रेट को बढ़ाना पड़ता है। इससे अगर लेंडिंग रेट थोड़ा बढ़ता है, क्रेडिट के डिमांड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो करता है टर्न प्राइसेस, जो मूल्य है वस्तुओं का, उसके घटने की संभावना होती है या स्टेबिलिटी की संभावना है। अभी तो ऐसा है कि पहले स्टेबल हो जाए प्राइसेस, बाद में प्राइसेस को लो करने की संभावना होगी। अभी जो हम जी सर, मेरा दूसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे हर आम आदमी अफेक्ट होगा वो है कि 0.50% जो बढ़ा दिया गया है रेपो रेट, उससे ईएमआई कितनी बढ़ेगी? 0.50 का मतलब क्या है? 0.50 का मतलब है 0.5% रेपो रेट में बढ़ोतरी। समझे? अगर 100% होता है तो 1%, अगर 100 बेसिस पॉइंट में बढ़ाया जाए रेपो रेट को, तो वो 1% रेपो रेट बढ़ेगा। अगर 0.5% कहते हैं हम, 50 बेसिस पॉइंट कहते हैं, तो वो 0.5% बढ़ता है। सो 0.5% रेपो रेट अगर बढ़े, उसके अनुमान में अबाउट मुझको लगता है कि 0.3% जितना इम्पैक्ट बैंक के लेंडिंग रेट पे भी, फ्लोटिंग लेंडिंग रेट पे, मतलब कुछ तो फिक्स्ड रेट होते हैं, बट फ्लोटिंग लेंडिंग रेट पे जो असर पड़ेगा। और इसका असर ओवरऑल इकोनॉमी में क्या पड़ेगा कि ओवरऑल इकोनॉमी में चीज़ें
जिस बिकॉज व्हाट इज इंटरेस्ट रेट क्या है एक्चुअली, दिस इज ऑल्सो ए कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द फंड्स। इस फंड्स का क्या होगा, इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन होगा, इसका मतलब कि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। अंडरस्टूड। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होता है कि ये इकोनॉमी के ऊपर दूसरे तरह का दबाव आ रहा है। अभी आपने श्रीलंका में देखा होगा 230 रुपये मूंग की दाल बिक रही है, हाँ 400 रुपये किलो अरहर की दाल बिक रही है। तो ये इन्फ्लेशन तो ऐसा रनिंग गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो सकता है किसी कंट्री में कि वो 26%, 27% से लेके 75%, 70%, 80% भी हो सकता है। और मैक्सिको में हमने 100% के ऊपर भी इन्फ्लेशन देखा हुआ है। तो इस तरह की कोई स्थिति न आए, कोई ऐसी परिस्थिति ना आए इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं हिंदी में, मुद्रास्फीति का ये दबाव ना आए, तो उसको कम करने के लिए ये रेपो रेट को बढ़ाना, मैजिकल हैट बोलते हैं, ये अपने हैट से मैजिक निकालने वाली बात है। सो अपनी टोपी से मैजिक निकाला है गवर्नर ने, रेपो रेट को बढ़ाया है। जी सर, ये कोविड के बाद तीसरी बार है कि जहाँ पे रेपो रेट कंसिस्टेंटली बढ़ाया गया है, ये कहाँ जाके रुकेगा? कोरोना की वजह से नहीं है, ये मुद्रास्फीति की वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह से है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिटरमिन्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनिटरी पॉलिसी भी होती है, इसके लिए फिस्कल पॉलिसी भी होती है। फिस्कल पॉलिसी कारगर नहीं होती है ज़्यादा, मॉनिटरी पॉलिसी ज़्यादा कारगर होती है। इसीलिए आपको क्वांटिटेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ये एक कंपल्शन हो गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जिस तरह से इन्फ्लेशन का रेट, मुद्रास्फीति की दर जिस तरह से भारत में भाग रही है, उसको कंट्रोल करना अनिवार्य हो गया है। तो ये एक विकट परिस्थिति में सरकार न पड़े, देश न पड़े, प्रजातंत्र न पड़े हमारा, इसके लिए ये प्रक्रिया ज़रूरी हो गई है। और इसलिए अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी बैठते हैं, मिनिस्टर फाइनेंस के लोग भी होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। सो दिस इज़ नॉट, ये ऐसा नहीं है कि सरकार को ये पता नहीं है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति के कारण ये रेट बढ़ा है। ये तो ऐसा है कि ये दोनों सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोनों को मिला जुला करके संकलन किया गया होगा, समीक्षा की गई होगी, और इसके बाद ये कठिन निर्णय है कि हमेशा रेपो रेट को बढ़ाना है, पर किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो આ હતા આપણી સાથે પ્રોફેસર જયંત કુમાર, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાંથી, અને જેમ આજે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ 0.50 એટલે કે 0.5% રેપો રેટ વધાર્યું છે, અને આ કોવિડ કાળ બાદ સતત ત્રીજી વખત છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ ક્યાં સુધી વધારવામાં આવશે અને ઇકોનોમીને આ કઈ રીતે અફેક્ટ કરશે। તો આવા ઘણા બધા ઇન્ફોર્મેટિવ ઇન્ટરવ્યૂઝ સાથે મેક શ્યોર તમે જોતા રહો ધ લોકસત્તા।